हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट 2 का बॉटनी का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट का नाम इसमें दिया गया है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, सिस्टमेटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये पेपर का नाम है। ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया, जो मतलब जिसका फॉर्म आ चुका है, आवेदन हो चुका है और आगे जो है तैयारी के लिए आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बीएससी पार्ट 2 में पेपर फर्स्ट का नाम दिया गया है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से आपको पढ़ना है सिस्टमेटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम इस पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं, यूनिट फर्स्ट का नाम है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स यानी इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट में, जिसका नाम है सिस्टमेटिक्स, इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहला टॉपिक दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो पेपर है इसमें जो पहला यूनिट आप पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमेटिक्स, इसमें आपको पढ़ना है कि जो सिस्टमेटिक्स होता है वो क्या होता है। तो सिस्टमेटिक्स जो है बॉटनी का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम पौधे के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, पौधे का इंट्रोडक्शन करते हैं यानी उसके कैरेक्टर्स को पहचानते हैं, और उसके बाद उसके कैरेक्टर्स के आधार पर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम के अनुसार या किसी रूल्स को जो है फॉलो करके पौधों को किसी ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, या अलग अलग कैरेक्टर्स को पहचान कर उसमें समानताओं और विभिन्नताओं को देख करके अलग अलग ग्रुप में उसे डिवाइड कर दिया जाए। यानी ये पूरा जो यूनिट होगा वो आपका होगा पूरा सिस्टमेटिक, यानी पौधे को किस तरह से या किस सिस्टम के अनुसार हम अरेंज करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल्स होता है, यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन से संबंधित अनेक सिद्धांतों को अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो इसमें हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासीफाई किया था अपने अलग अलग सिद्धांतों पर, उनका अपना अलग सिद्धांत था, उन सभी सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे जिस पर उनका क्लासिफिकेशन आधारित होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है, जैसे कई साइंटिस्ट हैं जो क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं। इसमें से हैं सबसे पहले लीनियस हैं। इसमें से पढ़ना है हमें लीनियस के बारे में। कैरोलस लीनियस नाम है, ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ अपना प्रिंसिपल दिया, अपने सिद्धांतों को दिया। उन सभी सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। तो लीनियस हो गए। लीनियस के बाद हमें पढ़ना है बेंथम एंड हुकर्स के बारे में। तो अगला जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, इन सभी वैज्ञानिकों का जो क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगलर एंड प्रेंटल एंगलर एंड प्रेंटल, ये जो है साइंटिस्ट हैं एंगलर एंड प्रेंटल। तो यहाँ पर हमें देख लेना है ये सभी वैज्ञानिक हैं और इन वैज्ञानिकों ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए थे, उन सभी सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं हचिंसन हैं। उसके बाद एक और हैं कॉनक्विस्ट। तो यहाँ पर हमें जो है हचिंसन के बारे में पढ़ना है, हचिंसन का जो सिद्धांत है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद TCHINSON हचिंसन है एंड क्रॉनक्विस्ट तो यहाँ पर हमें लीनियस का क्लासिफिकेशन का जो सिद्धांत है
बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन का सिद्धांत हमें पढ़ना है। एंगलर और प्रंटल जो इनका क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है उसको हमें पढ़ना है। हचिंसन की क्लासिफिकेशन का सिद्धांत और कॉन्क्वेस्ट। तो इन सभी वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं उनको हमें पढ़ना है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं किसी एक वैज्ञानिक का क्लासिफिकेशन का हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं इसमें हचिंसन को। सबसे पहले हमें देख लेना है हचिंसन का क्लासिफिकेशन का सिस्टम। तो हमें जो है एक वैज्ञानिक को लेना है इसमें, हचिंसन। हचिंसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हचिंसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें देखना है कि जो हचिंसन है इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को जब क्लासीफाई किया तो क्लासीफाई करने का कोई न कोई सिद्धांत रहा होगा। उन सभी सिद्धांतों को हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सम कॉमन प्रिंसिपल्स, सम कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन of angiosperms, classification of angiosperms, angiosperms is proposed by Hutchinson, proposed by Hutchinson are as follow। यानी हचिंसन के द्वारा दिया गया जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। अब हम इनके सभी सिद्धांतों को एक एक करके समझते चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल्स इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है, जो पौधे का विकास है, वो अपवर्डली भी हुआ और डाउनवर्डली भी हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पौधे होते हैं वो सिंपल प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स में कुछ चेंजिंग आती जाती है और वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ पौधों में कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है कि सिंपलेस्ट प्लांट्स धीरे धीरे जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है और वो कॉम्प्लेक्स प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स शो करते हैं लेकिन वो धीरे धीरे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका मानना ये था कि जो इवोल्यूशन था पौधे का वो आगे की तरफ यानी अपवर्डली भी हुआ और डाउनवर्डली मतलब नीचे की तरफ भी हुआ। तो इनका जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन इज बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ वो अपवर्ड्स मतलब ऊर्ध्वमुखी भी हुआ और अधोमुखी मतलब ऊपर की तरफ भी हुआ और नीचे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स था इनका, इन्होंने बताया कि जब किसी भी पौधे का इवोल्यूशन होता है तो उस इवोल्यूशन में पौधे के सभी अंग एक ही समय में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पौधे का विकास हो रहा होता है तो उन पौधे के अंगों का जो विकास है वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता है। तो इनका मानना था कि पौधे का जो विकास है उस विकास में पौधे के सभी अंग एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनमें कुछ अंगों का विकास होता है, स्टार्ट होता है, कुछ अंगों का विकास बाद में होता है। यानी इस तरह से जो इवोल्यूशन है
पौधे के सभी अंगों में समान रूप से आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं इवोल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व all organ of the plant at the same time, of the plant at the same time। यानी जो इवोल्यूशन हो रहा है पौधे का, उसमें पौधे के सभी अंग ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व नहीं होते हैं एट द सेम टाइम, मतलब समान समय में, मतलब एक साथ पौधे के सभी अंगों का विकास संभव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला सिद्धांत हम पढ़ते हैं evolution has generally been consistent। evolution has generally been consistent। यानी जो इवोल्यूशन होता है वो जनरली किस तरह का होगा, कंसिस्टेंट होता है, मतलब समानुरूपी होता है या समान रूप से होता है। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो समानुरूपी होता है। अगला हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल्स है, इन्होंने बताया इन सर्टेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट, यानी कुछ जो है पादप समूहों में, इन सर्टेन ग्रुप ऑफ plants, in certain group of plants trees and shrubs are more primitive than herbs। यानी जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज एंड shrubs are more primitive than shrubs। इनका मानना था कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज मतलब एक बड़ा जो है वुडी प्लांट होता है जिसमें जनरली टैप रूट होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, जिनके तने जो है वुडी होते हैं यानी काष्ठीय होते हैं, और उसके बाद ये लार्ज साइज के होते हैं, और यहाँ पर इनकी जो है से पत्तियाँ होती हैं इस तरह की, ये ट्रीज होते हैं, ट्रीज। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो स्ट्रप्स जो है वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, और इनका जो अपीयरेंस होता है वो बसी शेप्ड होता है, या बुसी शेप्ड जिसे कहते हैं। ये मीडियम साइज के प्लांट हैं, मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, और जिनका तना जो है वुडी होता है, और ये जो है ये बुसी अपीयरेंस शो करते हैं। बुसी अपीयरेंस मतलब झाड़ी की तरह ऐसे शो। तो ये जो है स्ट्रप्स होते हैं, स्ट्रप्स। उसके बाद इन्होंने बताया ट्रीज एंड स्ट्रप्स, यहाँ पर हर्ब्स होना चाहिए। हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं, स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं जिनका स्टेम जो है वुडी नहीं होता है, जिनका स्टेम वुडी नहीं होता है, और इस तरह से ये जो है हर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हर्ब्स, यहाँ पर 3 तरह के पौधे होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो जो हर्ब्स होता है वो स्मॉल साइज का प्लांट होता है जिसका तना वुडी नहीं होता है, और जो श्रब्स होता है वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जिनका तना वुडी होता है, और इनका अपीयरेंस जो है बुसी शेप्ड होता है, क्योंकि शाखाएं जो होती हैं वो जड़ के समीप से निकलने लगती हैं। जो शाखाएं होती हैं वो जड़ के समीप से निकलती हैं, जिससे इसका अपीयरेंस जो है बुसी शेप्ड हो जाता है, बुसी अपीयरेंस। उसके बाद जो ट्रीज होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, इसमें बड़ा सा ट्रंक होता है, इसमें शाखाएं होती हैं, और शाखाएं जो है कुछ दूरी पर आगे जाकर निकलती हैं। तो ये सब ट्रीज का कैरेक्टर्स होता है। और हचिंसन ने क्या कहा,
हचिंसन ने कहा कि पौधे के कुछ समूहों में जो ट्रीज होते हैं और जो स्ट्रब्स होते हैं ये मोर प्रिमिटिव होते हैं, किससे? हर्ब से, हर्ब्स। तो यहाँ पर देखते हैं पौधे के कुछ समूहों में जो ट्रीज हैं, ट्रीज और स्ट्रब्स, ये प्रिमिटिव मतलब आदि या पुराना होते हैं। मतलब क्या होगा कि जो ट्रीज और स्ट्रब्स हैं, इन सभी ट्रीज या स्ट्रब्स से हर्ब्स का डेवलपमेंट हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स से प्रिमिटिव कौन है? ट्रीज और स्ट्रब्स हैं। यानी ट्रीज और स्ट्रब्स का डेवलपमेंट पहले हुआ, उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ? हर्ब्स प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये किसका सिद्धांत है? हचिंसन का सिद्धांत है। नेक्स्ट जो है सिद्धांत हम पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट जो है इसका सिद्धांत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका सिद्धांत क्या है? ट्रीज एंड श्रब्स, trees and shrubs are older than climbers, are older than climbers। यानी इनका अगला सिद्धांत है, इन्होंने बताया कि जो ट्रीज होते हैं और जो स्ट्रब्स होते हैं ये जो है ओल्डर होते हैं। ओल्डर मतलब इनका विकास पहले हुआ है। किससे पहले हुआ है? क्लाइंबर्स मतलब ऐसे पौधे जो कि बिना सहारे के जो है ऊपर मतलब स्टैंड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनका सिद्धांत है कि जो ट्रीज और स्ट्रब्स हैं ये ओल्डर हैं, किससे? क्लाइंबर्स की। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो पुष्पी पौधे जो किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स, aquatic flowering plants are more recent than terrestrial यहाँ पर हमें समझना है कि जो एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी जो जल में पाए जाने वाले पुष्पी पौधे हैं, वो स्थलीय पौधों से अत्यधिक विकसित होता है। मोर रिसेंट दैन टेरेस्ट्रियल, यानी जल में पाए जाने वाले जो पुष्पी पौधे हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं, किससे? जो स्थलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। द स्पाइरल अरेंजमेंट, इसको आपको समझना है। द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कहाँ पर? ऑन द स्टेम। द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, ये क्या होता है? एंड ऑफ द फ्लोरल लीव्स, एंड ऑफ द फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स क्या क्या हो सकते हैं? यानी पुष्प की जो पत्तियां हैं इसमें से सेपल्स और पेटल्स होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स, are primitive than opposite and whole arrangement of leaves।
हमें ये देखना है कि जो पत्तियों की व्यवस्था है, या जैसे हम पर्ण विन्यास कहते हैं, जो तने पर होता है, कई प्रकार का होता है। जैसे जो है अपोजिट होता है, अल्टरनेट होता है, स्पाइरल होता है, होल्ड होता है। तो इस तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट होता है। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया कि किस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो प्रिमिटिव है और किस प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो रिसेंट है। तो हमें यहाँ पर देखना है, इसमें बताया गया कि जो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब किसी भी पौधे के नोड से जो पत्तियाँ निकलती हैं, एक नोड पर एक लीव होता है, फिर दूसरे नोड पर दूसरा लीव, तीसरे नोड पर तीसरा लीव और चौथे नोड पर चौथा लीव। तो इस तरह से जो पत्तियाँ हैं एक नोड पर एक लीव, लेकिन इन पत्तियों का जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरल फॉर्म में है। स्पाइरल फॉर्म का मतलब एक अगर जो है इस डायरेक्शन में है तो एक इधर की डायरेक्शन में होगा, एक इधर की डायरेक्शन में, मतलब एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, तीसरा उस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे होल्स के रूप में अरेंजमेंट होता है। तो ये किस तरह का अरेंजमेंट होगा, ये जो है स्पाइरल अरेंजमेंट होगा, स्पाइरल लीव्स। उसके बाद हाँ, अपोजिट लीव्स किसे कहते हैं, जब हम देखते हैं कि एक नोड है और इस तने पर जो नोड है, इस नोड पर एक पत्ती इधर से लगी हुई है इस तरह से, और एक पत्ती इधर से लगी हुई है। उसी तरह दूसरे नोड पर एक पत्ती इधर से लगी हुई है और एक पत्ती इधर से लगी हुई है, एक पत्ती इधर से फिर लगी हुई है, एक पत्ती इधर से फिर लगी हुई है। यानी एक ही नोड से जब दो पत्तियां निकलती हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो पत्तियों के इस व्यवस्था को या अरेंजमेंट को हम अपोजिट लीव्स कहते हैं, अपोजिट लीव्स। उसके बाद होल्ड टाइप किसे कहते हैं, होल्ड मतलब होता है कि जब एक तना हो और इस तने पर जो नोड है, हमेशा नोड से ही पत्तियां निकलती हैं, एक पत्ती इधर निकली, एक इधर निकली, एक और निकली इधर से, एक और निकली इधर से, ऐसे कई पत्तियां जो है एक ही नोड से निकल करके जो है क्या बना लेती हैं, एक चक्र बना लेते हैं। तो पत्तियों के इस अरेंजमेंट को हम होल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। तो हचिंसन के सिद्धांत में क्या बताया गया कि जो स्पाइरल अरेंजमेंट है, यानी ये वाला जो अरेंजमेंट है पत्तियों का, वो क्या होता है, ये जो है प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव होता है किससे, अपोजिट और होल्ड लीव अरेंजमेंट वाले पौधों से। कहने का मतलब ये है कि जो स्पाइरल अरेंजमेंट वाले लीव्स वाले जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। और इन पौधों से अपोजिट और होल्ड अरेंजमेंट लीव्स वाले प्लांट जो है डेवलप हुए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, सिंपल लीव्स, सिंपल लीव्स, सिंपल लीव्स, प्रोसीड कंपाउंड लीव, प्रोसीड कंपाउंड, प्रोसीड कंपाउंड लीव्स। जो सिंपल लीव्स होता है, यहाँ पर हमें ये देख लेना है सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे लीव्स जिनका लेमिना डिवाइड नहीं होता है उन्हें हम सिंपल लीव्स कहते हैं, और ऐसे लीव्स जिनका लेमिना डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर के अनेक लेफलेट्स या पिन्ना में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे लीव्स को हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी या नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम देखते हैं, बाइसेक्सुअल प्रोसीड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल प्रोसीड यूनिसेक्सुअल
यूनिसेक्सुअल। यानी जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट जिसमें या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करेंगे या तो फीमेल, तो ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर हमें देखना है बाइसेक्सुअल, प्रोसीड, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स। उसके बाद यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, मोनोसियस फ्लावर्स की तुलना में ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तुलना में क्या होंगे, प्रिमिटिव। यानी सबसे पहले बाइसेक्सुअल प्लांट का डेवलपमेंट हुआ या फ्लावर्स का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो मोनोसियस प्लांट होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो डायोसियस प्लांट से हुआ है। नेक्स्ट है सोलाइट्री फ्लावर, द सोलाइट्री फ्लावर। सोलाइट्री फ्लावर का मतलब क्या होगा, ऐसे फ्लावर्स जो अकेले पाए जाते हैं, जो समूह में नहीं पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं, उन्हें हम सोलाइट्री फ्लावर्स कहते हैं। तो सोलाइट्री फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन द इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर हमें देखना है सोलाइट्री फ्लावर का मतलब क्या होगा। यानी जब कोई पौधा अकेले पुष्प को बियर करता है, एक पुष्प इधर कहीं लग गया, इधर पत्तियां हैं इसमें, उसके बाद इसमें आगे और देखते हैं ये नोड है, नोड पर यहाँ कहीं फिर जो है क्या लगे होते हैं, फ्लावर्स। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ये सोलाइट्री फ्लावर है। क्या होते हैं, सोलाइट्री फ्लावर, जो अकेले पाए जाते हैं, सोलाइट्री फ्लावर। जबकि कुछ पौधे जिसमें फ्लावर्स जो है एक फ्लोरल एक्सिस पर होते हैं, एक किस पर होंगे, फ्लोरल एक्सिस, यानी एक फ्लोरल एक्सिस ऐसे जाता है, फ्लोरल एक्सिस, और इस फ्लोरल एक्सिस पर ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं, फ्लावर्स जो समूह में होता है। तो फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इस तरह से जो कई प्रकार का होता है, मेनली तो डेवलपमेंट के बेस पर 2 प्रकार का होता है, साइमोस और रेसिमोस। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि ये सोलाइट्री फ्लावर्स हैं और ये क्या है, इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस। तो इस सिद्धांत में बताया गया कि जो सोलाइट्री फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक प्रिमिटिव होते हैं या अत्यधिक ओल्ड होते हैं। इसकी अपेक्षा में इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब ये है कि जो पहले प्लांट की ओरिजिन हुई तो उस प्लांट में क्या डेवलप हो रहे थे, फ्लावर्स अकेले अलग अलग जो है एक्सिस पर ग्रो कर रहे थे। लेकिन बाद में जब इस पौधे का थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो क्या बन गया, उस पौधे में एक एक्सिस बना और उस एक्सिस में सभी फ्लावर्स जो है अरेंज हो गए, जिसे क्या कहा गया, इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है पेटेलिफेरस फ्लावर। पेटेलिफेरस फ्लावर्स प्रोसीड एपेटलस वंस, प्रोसीड एपेटलस वंस। कहने का मतलब ऐसे फ्लावर्स जो पेटल्स को बियर करते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं, प्रोसीड मतलब अत्यधिक विकसित होते हैं या अत्यधिक प्रगत होते हैं, विकसित होते हैं किसकी अपेक्षा में, एपेटलस फ्लावर्स की अपेक्षा में। यानी ऐसे फ्लावर जिसमें पेटल्स अब्सेंट होते हैं या पंखुड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीपेटली इज मोर प्रिमिटिव दैन। पॉलीपेटली का मतलब कि जब फ्लावर्स में सभी पेटल्स फ्री होते हैं तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीपेटली कहते हैं। यानी ऐसे फ्लावर्स जिसके सभी पेटल्स क्या हों, फ्री हों, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली इज मोर प्रिमिटिव, इज मोर प्रिमिटिव देन सिम्पेटली, देन सिम्पेटली। सिम्पेटली का मतलब क्या होगा कि जिसमें ऐसे फ्लावर जिसमें सभी पेटल्स क्या हों, फ्यूज्ड हों, यानी आपस में जुड़े हों, तो ऐसे कंडीशन को सिम्पेटली कहते हैं। जबकि पॉलीपेटली किसे कहते हैं, जब सभी पेटल्स क्या हों, फ्री हों। यानी जो पॉलीपेटली फ्लावर्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब काफ़ी ओल्ड हैं, किसकी अपेक्षा, सिम्पेटली की अपेक्षा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है हचिंसन का, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, यानी ऐसे फ्लावर्स, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर्स हैं इस तरह से, इसको चाहे इधर से डिवाइड करो इस सेंटर से, तभी हमें 2 बराबर भाग मिलेंगे, इधर से भी डिवाइड करो तभी हमें 2 बराबर भाग फ्लावर्स के मिल जाएंगे। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसी सिमेट्री को क्या कहा जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे मान लीजिए कि बड़ी पत्तियां इधर हैं, इधर भी जो है बड़ी पत्तियां हैं, उसके बाद इधर जो है छोटी पत्ती है इस तरह से। तो इसमें हम देखते हैं इससे चाहे इधर से एक एक्सिस से काट करके हम 2 बराबर भाग प्राप्त कर सकते हैं। यानी केवल एक ही ऐसा प्लेन होगा जहाँ से काटने पर हमें 2 बराबर भाग मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये होता है। ज़ाइगोमॉर्फिक का सिंबल चाहे ऐसे परसेंटेज लिख दिया जाता है या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं वो प्रिमिटिव यानी ओल्ड होते हैं, किसकी अपेक्षा, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स की अपेक्षा। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम, हाइपोगाइनी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो क्या है, हाइपोगाइनी इज़ द प्रिमिटिव कंडीशन, एज प्रिमिटिव लिखते हैं यहाँ पर, एज प्रिमिटिव देन पेरीगाइनी एंड इपीगाइनी इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर, अगर हम ऐसे फ्लावर्स बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इस बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम पिस्टिलिया कार्पल्स कहते हैं, इस तरह से, जिसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। और यहाँ पर ओवरी के नीचे होता है थैलेमस होगा, और यहाँ पर पेडिसिल होता है, पकड़ने के लिए इसको पेडिसिल। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होता है, ओव्यूल होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसी कार्पल्स के बगल से यहाँ पर स्टेमन निकले होते हैं। यहाँ पर क्या निकलेंगे, स्टेमन, यहाँ जो है स्टेमन निकले होते हैं। स्टेमन के बाद फिर देखते हैं यहाँ पर जो है पेटल्स होता है, और पेटल्स के बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, सेपल्स। तो सबसे बाहर जो है सेपल्स होता है, ये सेपल्स है, और ये क्या है, पेटल्स है, और ये क्या है, स्टेमन है, ये स्टेमन है, और ये जो है पिस्टिलिया कार्पल्स है जिसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो है, ये जो फूला हुआ भाग है ये ओवरी है, अगर जो है फ्लावर के सभी पार्ट्स जैसे सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स,
इनका जो डेवलपमेंट है ये ओवरी के नीचे से होता है, ओवरी के नीचे से होता है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये ओवरी हो गया इस तरह से, उसके बाद ये थैलेमस है। यहाँ पर देखते हैं कि थैलेमस का जो डेवलपमेंट है थोड़ा ओवरी को आधा ये कवर कर लेता है इस तरह से, ओवरी को जा कर के आधा ये क्या करेगा? कवर करेगा इस तरह से। ये थैलेमस है और यहाँ से सभी फ्लोरल पार्ट निकलते हैं, जैसे स्टेमन हो गया, पेटल्स हो गया, पेटल्स के बाद क्या हो गया? सेपल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल होता है, तो ओवरी का आधा पार्ट जो है वो कवर्ड होता है, यानी जो फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं वो ओवरी के आधे भाग से, यानी नीचे से नहीं, जैसे यहाँ पर होता है नीचे से नहीं निकलते हैं, ये आधे से निकलते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। उसके बाद एक आता है एपीगाइनी। एपीगाइनी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कार्पल्स का पार्ट है। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो थैलेमस, यहाँ पर देखते हैं ये ओवरी को ऐसे पूरा कवर कर लेता है, फ्लावर्स ऐसे इस तरह से ऐसे। तो ये जो है इसके अंदर होता है ओव्यूल। तो यहाँ पर फ्लोरल पार्ट, जैसे यहाँ पर निकल गया स्टेमन, यहाँ पर हो गया पेटल्स, पेटल्स के बाद यहाँ पर हो गया सेपल्स। तो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स, इनका डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ? ये क्या है? ओवरी है। ये सब क्या है? ओवरी। तो ओवरी देखिए, ओवरी के नीचे से सभी फ्लोरल पार्ट्स, ओवरी के आधे भाग से फ्लोरल पार्ट्स, फिर ओवरी के ऊपर से सभी फ्लोरल पार्ट निकलते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं, इसे कहते हैं, तीसरा कंडीशन क्या है? एपीगाइनस, इसे कहते हैं एपीगाइनस कंडीशन। जब इसके आधार पर जो है ओवरी भी कंडीशन में होता है, जैसे यहाँ पर जो है सुपीरियर ओवरी होगा, यहाँ जो है सेमी इन्फेरियर होगा और यहाँ पर इन्फेरियर ओवरी होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर इस सिद्धांत का जो मतलब है आपको समझना होगा। जो हाइपोगाइनी होता है वो प्रिमिटिव है, किससे प्रिमिटिव है? पेरीगाइनी और एपीगाइनी से, यानी पेरीगाइनी और एपीगाइनी से सबसे पुराना क्या है? इन दोनों से पुराना क्या है? हाइपोगाइनस कंडीशन वाला फ्लावर। नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पर। एपोकार्पी इज मोर प्रिमिटिव। नेक्स्ट है एपोकार्पी, एपोकार्पी इज मोर प्रिमिटिव, मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पी, सिनकार्पी, सिनकार्पी। एपोकार्पी का मतलब होता है कि जब किसी भी फ्लावर्स में जो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्पल्स जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है, इस पूरी संरचना को हम पिस्टिल या कार्पल्स कहते हैं। जब अब एक फ्लावर्स में केवल एक ही कार्पल्स तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक फ्लावर्स में अनेक कार्पल्स प्रेजेंट हैं और वो सभी कार्पल्स फ्री हैं तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पी कहते हैं। लेकिन जब एक फ्लावर्स में अनेक कार्पल्स होंगे और वो सब आपस में फ्यूज्ड होंगे तो उस कंडीशन को हम सिनकार्पी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एपोकार्पी जो है वो मोर प्रिमिटिव यानी ओल्ड होता है, किससे? सिनकार्पी से। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हचिंसन का। एंडोस्पर्मिक सीट, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीट, एंडोस्पर्मिक सीट is primitive than non-endospermic seed, इसका मतलब ये होगा कि जो ऐसी सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म जर्मिनेशन के टाइम तक पाया जाता है तो ऐसे सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। लेकिन कुछ सीड होते हैं जिनका एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही खत्म हो जाता है, तो ऐसे सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो एंडोस्पर्मिक, जैसे एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, वो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसमें क्लियर होगा। तो एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो प्रिमिटिव होता है यानी ओल्ड होता है, इससे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है इनका। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव फ्लावर्स होते हैं इन प्रिमिटिव फ्लावर
देयर वेयर मैनी स्टेमन्स, देयर वेयर मैनी stamens, there were many stamens, and in more advanced flowers, and in more advanced flower few stamens। कहने का मतलब जो अत्यधिक प्रिमिटिव हैं, जो बहुत ओल्ड फ्लावर्स हैं, उनमें स्टेमेंस की संख्या अधिक थी, स्टेमेंस की संख्या अधिक थी, लेकिन जो एडवांस फ्लावर्स हैं, यानी फ्लावर्स जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, उसमें स्टेमेंस की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट स्टेमेंस, यानी ऐसे स्टेमेंस जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेपरेट स्टेमेंस प्रोसीड मतलब विकसित होते हैं। स्टेमेंस प्रोसीड। कोनेट स्टेमेंस, कोनेट कंडीशन होता है स्टेमेंस का, कोनेट स्टेमेंस यानी जो सेपरेट स्टेमेंस होते हैं, यानी अलग अलग जो स्टेमेंस पाए जाते हैं, वो अत्यधिक क्या होते हैं, एडवांस्ड या डेवलप्ड होते हैं, तो इसकी अपेक्षा कोनेट स्टेमेंस की अपेक्षा। तो इस तरह से ये जो है टोटल हचिंसन्स का जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था, उससे संबंधित कुछ इनके सिद्धांत थे जो इस वीडियो में हमने पढ़ा। उसके बाद अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हचिंसन का जो एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते हैं। हचिंसन्स क्लासिफिकेशन हचिंसन का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को सबसे पहले किस तरह से डिवाइड किया। जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गया, तो एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने दो फाइलम में डिवाइड किया। इसके एक फाइलम का नाम है मोनोकाटलीडांस और एक का नाम है डाइकाटलीडांस, यानी किस आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, यानी काटलीडांस के आधार पर। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने पहला फाइलम क्या बनाया, डाइकाटलीडांस, और दूसरा जो बनाया इन्होंने, दूसरा था मोनोकोटिलीडांस। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने दो फाइलम में डिवाइड कर दिया। उसके बाद डाइकोटिलीडांस को दो डिवीजन में इन्होंने डिवाइड किया। इसमें जो है टोटल कितना डिवीजन बनाया, 2 डिवीजन, 2 डिवीजन इन्होंने बनाया। एक डिवीजन का नाम है लिग्नोसी, और एक का नाम है यहाँ पर, एक का नाम है हर्बेसी, तो लिग्नोसी और हर्बेसी। यहाँ पर देखते हैं कि जो लिग्नोसी है ये ओडी ग्रुप ऑफ प्लांट होंगे। ओडी मतलब ऐसे पौधे जो काष्ठीय होते हैं जिसमें वुड पाया जाता है, तो ये ओडी ग्रुप होंगे पौधे के, ये ओडी ग्रुप है। जबकि जो हर्बेसी जो दूसरा डिवीजन है हर्बेसी, इसमें जो है हर्बेसी है तो हर्ब्स आएंगे। हर्ब्स मतलब क्या होंगे, इसमें हर्बेसियस ग्रुप, इसमें क्या होगा, हर्बेसियस ग्रुप, आप समझ सकते हैं इसको। हर्बेसियस ग्रुप मतलब जिसमें सभी हर्ब्स आते हैं। उसके बाद तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म्स है इसका क्लासिफिकेशन हचिंसन के द्वारा किया गया, और हचिंसन के क्लासिफिकेशन का जो सिद्धांत है उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंथम और हुकर्स का जो क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है और उनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, उन सभी सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे।